नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और हम बात कर रहे हैं दोस्तों पॉलिटिक्स ऑफ चौधरी पर, जो डॉक्टर सतीश त्यागी जी की लिखी हुई एक किताब है। और पॉलिटिक्स ऑफ चौधरी के इस अंक में हम आज चौधरी भजनलाल का उनका राजनीति में आना और उनकी राजनीतिक जो शैली है उस पर हम बातचीत करेंगे और हरियाणा की कई महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं को जानेंगे। दोस्तों, हरियाणा की राजनीति की जो मशहूर लाल तिकड़ी है, उम्र के लिहाज में उनमें सबसे छोटे चौधरी भजनलाल थे, लेकिन उनको 11 साल विधायक रहने के बाद ही राज हाथ लग गया था। 29 जून 1979 को चौधरी भजनलाल देवीलाल जी को हटाकर हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे और जिस राज को हासिल करने में चौधरी देवीलाल को चौथाई सदी लगी थी, उसको चौधरी भजनलाल जी ने महज 2 साल में उनसे छीन लिया था। और राज के लिए चौधरी बंसीलाल जी की भी यूं तो लॉटरी ही लगी थी, लेकिन चौधरी भजनलाल तो देवीलाल जी का माल ही ले उड़े थे। मूल रूप से कांग्रेसी, लेकिन बाबू जगजीवन राम की कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के रास्ते जनता पार्टी में घुसे चौधरी भजनलाल जब 3 साल बाद दोबारा कांग्रेसी गोद में लौटे तो मुख्यमंत्री बनकर लौटे। चौधरी भजनलाल जून की झुलसाने वाली गर्मी में जनता पार्टी सरकार में मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन 6 महीने बाद ही जब कड़कड़ाती ठंड आई 21 जनवरी 1980 को, तो वो कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री हो गए थे। और अगर राजनीतिक आप डाटा में इंटरेस्ट रखते हैं तो संभवतः दुनिया के इतिहास में ये पहला जादू हुआ था और कम से कम भारत के लिए तो ये पहला ही था। इस घटना के बाद कभी आदमपुर मंडी में आड़ती रहे चौधरी भजनलाल विधायकों की आड़त करके देश भर में खासे मशहूर हुए, खासे प्रसिद्धि उनको मिली। अगर चौधरी भजनलाल की जिंदगी को आप खंगालने लगे तो दोस्तों, देश के विभाजन के समय में उनका परिवार बहावलपुर रियासत के गांव कोरावाली से विस्थापित होकर फतेहाबाद जिले के गांव मोहम्मदपुर रोही में आया था। चौधरी भजनलाल के छोटे भाई मनफूल सिंह जी का परिवार आज भी मोहम्मदपुर रोही गांव में ही रहता है। और युवा भजनलाल ने जीविका उपार्जन के लिए क्या कुछ काम किए, इसको लेकर तरह तरह की कहानियां आज भी पूरे हरियाणा में प्रसिद्ध हैं, सुनी सुनाई जाती रही हैं और लोग उस पर यकीन भी कर लेते हैं। देश के विभाजन के बाद अपनी जन्मभूमि से उजड़कर अपने ही देश में शरणार्थी हुए लाखों लोगों को शून्य से अपनी नई जिंदगी शुरू करनी पड़ी थी। और इस प्रक्रिया में उन्होंने जिन परिस्थितियों से उनको गुजरना पड़ा, रोजी रोटी के लिए जो संघर्ष उनको करने पड़े और उसके एवज में जो अनचाहे काम उनको करने पड़े, वो सामान्य हालात में भी शायद कोई नहीं करता। और अस्तित्व संकट में मर्यादाओं का बोझ ढोना संभव नहीं रहता है दोस्तों। चौधरी भजनलाल का परिवार भी संघर्ष का अपवाद नहीं था। विभाजन के समय 17-18 साल के रहे चौधरी भजनलाल ने रोजी रोटी के लिए यदि कोई छोटा मोटा काम किया भी हो तो उसको हे दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। पेट पालने के लिए आदमी कुछ भी करता है। और ये भी कहा जाता है कि चौधरी भजनलाल राजस्थान से पीले जो मोमचे हैं, चुनड़ी हैं, इसको आदमपुर क्षेत्र में लाकर साइकिल से घर घर पे बेचा करते थे। हालांकि चौधरी भजनलाल ने ये कभी स्वीकार नहीं किया कि उन्होंने ये काम किया है। बाद में उनकी पोखरमल बेनीवाल जी से मुलाकात हुई और वो धीरे धीरे करके गहरी दोस्ती में बदल गई और दोनों ने फिर देसी घी का कारोबार शुरू कर दिया। अनाज मंडी में पोखरमल भजनलाल फर्म खोली गई और उसमें आड़त का काम उन दोनों ने शुरू किया। 1956 में चने का व्यापार उन्होंने शुरू किया और आदमपुर के पूर्व सरपंच बेगराज गुप्ता के साथ भी व्यापार को उन्होंने आगे बढ़ाया। चौधरी भजनलाल की फर्म का घी जो था वो पंजाब के कई हिस्सों में खासा मशहूर था और उन्हें अपने घी पर काफी नाज भी था और ताउम्र वो अपने घी को दूसरों को खिलाते रहे। लुधियाना के कैंसरगंज स्थित धर्मपाल गर्ग की जो दुकान थी वो भजनलाल जी का परमानेंट ठिकाना होती थी। गर्ग साहब हरियाणा के कालका क्षेत्र के विधायक और पंजाब फूड ग्रेन डीलर्स एसोसिएशन के प्रधान किशोरी लाल के दामाद होते थे। चौधरी भजनलाल के विरोधियों ने उन पर अनाज की तस्करी करने के आरोप भी लगाए हैं। और यदि कोई चौधरी हरद्वार लाल द्वारा एक किताब लिखी गई थी, किताब का टाइटल था भजनलाल हरियाणा एन एरा ऑफ डार्कनेस। अगर आप उस किताब को पढ़ लें तो आपको ऐसे लगेगा कि चौधरी भजनलाल राजनेता कम थे, अपराधी ज्यादा थे। हालांकि कोई किसी के ऊपर किताब लिख सकता है। और यह भी कहा जाता है कि चौधरी भजनलाल ने 1960 में राजनीति में एंट्री भी केवल इसलिए की थी ताकि उनके जो गैर कानूनी धंधे थे उनको पुलिस या संरक्षण मिलता रहे।
वे पहले ग्राम पंचायत के सदस्य थे, फिर सरपंच भी बने और वर्षों तक वे हिसार पंचायत समिति के चेयरमैन भी रहे। ऐसा कहा जाता है कि उनकी सियासी जो हसरतें थी उनको बठिंडा के विधायक और पंजाब विधानसभा के तत्कालीन जो अध्यक्ष थे हरबंस लाल गुप्ता ने पंख लगाए थे और उनको फिर सूबे की राजनीति में सक्रिय होने के लिए उन्होंने ही उत्साह दिया था, उनको ही प्रेरणा उनसे मिली थी। और इसका नतीजा ये हुआ कि चौधरी भजनलाल ने 1967 में आदमपुर से कांग्रेस की टिकट मांगी, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे निजलिंगप्पा, उन्होंने उन्हें फतेहाबाद हल्के से चुनाव लड़ने को कहा, जिसके लिए चौधरी भजनलाल तैयार नहीं हो पाए और वहीं से मनीराम मांझू को टिकट दिए जाने की सिफारिश की गई। मनीराम को भी टिकट नहीं मिली, वह निर्दलीय लड़े और दूसरे स्थान पर रहे। 1968 के मिड टर्म के जो चुनाव थे उसमें चौधरी भजनलाल को पहली बार जीवन में आदमपुर से कांग्रेस की टिकट मिली। इसकी वजह ये थी कि 1967 में जो निर्वाचित कांग्रेस विधायक थे हरि सिंह डाबड़ा, उन्होंने दल बदल कर लिया था और चूंकि कांग्रेस के इकलौते विधायक मनीराम गोदारा भी कांग्रेस से अलग हो चुके थे, इसलिए कांग्रेसी टिकट के लिए भजनलाल जी को कोई ज्यादा जोड़ तोड़ करने की जरूरत नहीं रह गई थी। वो इकलौते ही वहां के दावेदार थे और अब उनके लिए कांग्रेस का टिकट हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं था। वे अच्छे खासे मतों से चुनाव जीतकर पहली बार विधायक बने और उसके बाद से अब तक चौधरी भजनलाल का परिवार आदमपुर में जीत रहा है। उनको हरियाणा एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड का चेयरमैन भी बनाया गया। अप्रैल 1970 में चौधरी बंसीलाल ने उनको कृषि मंत्री के रूप में अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया था और 1972 में दोबारा विधायक चुने जाने के बाद भी चौधरी भजनलाल कृषि मंत्री बने रहे। 1975 तक वे चौधरी बंसीलाल की कैबिनेट में मंत्री थे। चौधरी भजनलाल ने 7 सालों में चौधरी बंसीलाल का पूरा भरोसा हासिल कर लिया था और चौधरी भजनलाल की गिनती चौधरी बंसीलाल के सबसे करीबी और ताकतवर मंत्रियों के रूप में होती थी। वे बंसीलाल जी के संकट मोचक हनुमान भी माने जाते थे। विधानसभा सत्रों के दौरान चौधरी बंसीलाल भजनलाल जी को ऐसे विधायकों की निगरानी की ड्यूटी सौंपते थे जिनकी बंसीलाल जी के प्रति निष्ठा संदिग्ध होती थी और जो बंसीलाल खेमे को छोड़कर विपक्षी खेमे में जा सकते थे और अपने कंधे पर दुनाली बंदूक टांगे हुए चौधरी भजनलाल एमएलए हॉस्टल के बरामदों में घुमा करते थे, उन विधायकों की रखवाली किया करते थे। लेकिन राजनीति एक ऐसी चीज है दोस्तों जहां रिश्ते कभी स्थायी नहीं होते। चौधरी बंसीलाल और चौधरी भजनलाल के बीच ये रिश्ता भी धीरे धीरे करके दरकने लगा और इसकी कहानी ये बताई जाती कि 1974 में चौधरी बंसीलाल भयंकर पेट दर्द और हल्के पक्षाघात से ग्रस्त इलाज के लिए चंडीगढ़ पीजीआई में भर्ती थे और वहां स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे। उनको आशंका थी कि उनको कैंसर है और ऐसी स्थिति में चौधरी भजनलाल जो थे और गृह मंत्री के.एल. पोसवाल थे, कन्हैयालाल पोसवाल जी, वो खुद को भावी मुख्यमंत्री के रूप में देखने लगे थे। कुर्सी खाली होगी तो दूसरों की नजरें तो उस पर टिकेंगी। चौधरी बंसीलाल को जब ये भनक लगी कि वे दोनों मंत्रियों और विशेषकर चौधरी भजनलाल को अपनी कुर्सी के लिए खतरा मानने लगे और उनसे मुक्ति के लिए रास्ते तलाशने लगे। इसी बीच कृषि मंत्री होने के नाते चौधरी भजनलाल जी ने सरकार के सामने गेहूं की सरकारी वसूली का जो लक्ष्य रखा था वो आधा पूरा हो पाया और चौधरी बंसीलाल जी ने इसको आधार बनाते हुए चौधरी भजनलाल को अपने मंत्रिमंडल से निकाल दिया। मंत्री पद से हटाए जाने के कुछ समय तक तो चौधरी भजनलाल लो प्रोफाइल रहे और सही मौके की तलाश में रहे और जो सही मौका है वो फरवरी 1977 में बाबू जगजीवन राम की पार्टी में उन्होंने देखा और वो सीएफडी में चले गए। चौधरी भजनलाल ने अपने विधायक होने के 4 साल जो 1968 से 72 तक हैं, इतना बड़ा कद जरूर हासिल कर लिया था कि 1972 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो चौधरी देवीलाल सरीखे दिग्गज ने तोसाम में चौधरी बंसीलाल के खिलाफ चुनाव लड़ा और आदमपुर में वो चौधरी भजनलाल के खिलाफ भी चुनाव लड़ने के लिए चले गए और राजनीतिक संयोग देखिए दोस्तों, चौधरी देवीलाल दोनों जगह से हार गए और चौधरी देवीलाल को हराने की वजह से चौधरी भजनलाल का जो कद है वो हरियाणा की राजनीति में बहुत बड़ा हो गया। इमरजेंसी खत्म होने के बाद मार्च 1977 में लोकसभा के चुनाव हुए तो हरियाणा से भी कांग्रेस का पूरे देश की तरह सफाया हो गया। प्रदेश की सारी सीटों पर जनता पार्टी के सांसद चुने गए और लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी का चुनाव निशान जो था वो भारतीय लोकदल का हल्दर किसान था।
केंद्र में मोरारजी देसाई जी की सरकार बनी जनता पार्टी की, और चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम जो थे उनको इस सरकार में उप प्रधानमंत्री बनाया गया। दिल्ली में पहली बार बनी इस गैर कांग्रेसी सरकार में यूं तो शुरू से बड़े बड़े नेताओं में मतभेद थे, लेकिन 3 महीने बाद राज्यों के जो चुनाव हुए उसमें ये मतभेद सार्वजनिक होने लगे और जो जनता पार्टी थी वो भानुमति का कुनबा साबित होने लगा। दिसंबर महीना आते आते जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह के 2 खेमों में बढ़ती हुई दिखाई दी। जून 1977 में सीएफडी कोटे से जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव जीतकर चौधरी भजनलाल मई 1978 में चौधरी देवीलाल की जो मंत्रिपरिषद थी उसमें मंत्री के रूप में शामिल हुए। चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में गठित जनता पार्टी की सरकार में भारतीय क्रांति दल, कांग्रेस संगठन, जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी और सीएफडी जैसे घटक दल शामिल थे, लेकिन सरकार में जो दबदबा था वो देवीलाल गुट का और उनके कार्यकर्ताओं का था। कुछ समय बाद केंद्र में मोरारजी देसाई बनाम चौधरी चरण सिंह की जब जंग छिड़ी तो उसका असर जो था वो हरियाणा में भी साफ साफ दिखाई देने लगा था, और इस जंग में चौधरी देवीलाल जी चौधरी चरण सिंह के साथ खड़े हुए दिखाई दिए। वो पूरी तरीके से समर्पित थे उस समय चौधरी चरण सिंह के साथ। हरियाणा जनता पार्टी के इन घटकों के नेताओं ने अपने समर्थक विधायक इसमें होते थे, और केंद्रीय मंत्री चौधरी चांदराम के समर्थक विधायकों की जो संख्या है वो 14 थी, जिसमें 12 विधायक अनुसूचित जाति के और 2 जाट विधायक उसमें होते थे। मेहर सिंह राठी और शांति राठी उसमें शामिल थे। चौधरी मंगल सिंह के साथ 12 विधायक होते थे और उन सबकी जड़ें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी हुई थी, और तकरीबन आधा दर्जन विधायक पूर्व मुख्यमंत्री पंडित भगोदयाल शर्मा जी के साथ जुड़े हुए थे। चौधरी भजनलाल जी के साथ भी 6-7 विधायक उस समय तक थे, और इस तरीके से लगभग 40 विधायक ऐसे थे जो चौधरी देवीलाल को मुख्यमंत्री के रूप में देखकर राजी नहीं थे। जनता पार्टी की केंद्रीय और स्थानीय स्तर पर धड़ेबंदी ने देवीलाल सरकार का पतन करा दिया, और हरियाणा की जो कमान है वो चौधरी भजनलाल के हाथों में आ गई। चौधरी भजनलाल की सरकार को राव बीरेंद्र सिंह जी की सरकार के बाद दूसरी गैर कांग्रेसी और गैर जाट सरकार के रूप में देखा गया, लेकिन दोनों में एक बड़ा फर्क था। राव साहब को मुख्यमंत्री बनवाने में सबसे बड़ी जो भूमिका वो चौधरी देवीलाल और श्रीचंद जैसे जाट नेताओं की थी, जबकि चौधरी भजनलाल गैर जाट नेताओं जैसे पंडित भगोदयाल शर्मा जी, चौधरी चांदराम जी, बलवंत राय तैल और मंगल सेन जी के सहयोग से मुख्यमंत्री बने थे। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इन कथित गैर जाट नेताओं के ग्रुप ने जाट नेता से सत्ता छीन ली थी। चौधरी भजनलाल द्वारा चौधरी देवीलाल को सत्ता से हटाए जाने के कृत्य को हरियाणा के जाट समुदाय ने चौधरी भजनलाल की करतूत के रूप में देखा, और समुदाय इससे बेहद आहत हुआ, और इतना आहत हुआ कि आज तक चौधरी भजनलाल परिवार से जाट नहीं जुड़े हुए हैं। यूं तो चौधरी भजनलाल जाट जाति से ही थे, लेकिन उनका जो संप्रदाय था बिश्नोई, उस पंथ से वो जुड़े हुए थे, और उस जाट समाज ने जो मुस्लिम और सिख धर्म के जाटों को भी अपना भाई मानता है, उसने चौधरी भजनलाल के जाट होते हुए भी उनको कभी जाट नहीं माना। हालांकि शुरुआत में चौधरी भजनलाल ने जाट समुदाय को यह समझाने की काफी कोशिशें की कि भाई मैं भी जाट हूं, लेकिन आशा अनुरूप राजनीतिक परिणाम न आते देख उन्होंने खुद को गैर जाट नेता के रूप में स्थापित करना शुरू किया। चूंकि भजनलाल जी देश जो विभाजन था उसके बाद विस्थापित थे, तो उन्होंने इस तथ्य का भावनात्मक रूप से लाभ उठाकर हरियाणा का जो पंजाबी समुदाय है उसमें अपनी पैठ धीरे धीरे करके बढ़ाने शुरू किए, और पंजाबी समुदाय जो था उसने उनको गले से लगा लिया। इसके बेहतर नतीजे आए, और धीरे धीरे करके जन्म से जाट और इसके बाद गैर जाट नेता के रूप में चौधरी भजनलाल स्थापित हुए। अगले 6 सालों तक हरियाणा में लगातार चौधरी भजनलाल का राज निर्बाध रूप से चला, और उनकी सरकार के खिलाफ कहीं कोई विद्रोह की जो चिंगारी थी विद्रोह की वो नहीं भड़की। मास्टर मैनिपुलेटर की कुर्सी को कोई खतरा होना भी कहां था, क्योंकि चौधरी भजनलाल जी सबको खुश रखने की कला में पारंगत थे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो उनके संपर्क में आए और खुश होकर ना जाए। चौधरी भजनलाल जी ने मुख्यमंत्री बनते ही 2 दर्जन विधायकों को तो मंत्री बनाया, और जो बाकी बचे उनको अलग अलग तरीकों से लाभ पहुंचाया। खाओ और खाने दो की विशुद्ध भारतीय व्यापार नीति पर चलते हुए प्रदेश के पहले व्यापारी मुख्यमंत्री ने कभी किसी को नाराज होने का मौका नहीं दिया। चौधरी भजनलाल जी 208 दिनों
29 जून 1979 से 22 जनवरी 1980 तक जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रहे। इस दौरान केंद्र में चौधरी चरण सिंह जी की काम चलाऊ सरकार थी और वो चाहकर भी चौधरी भजनलाल की सरकार का कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। जब जनवरी 1980 में इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी तो चौधरी भजनलाल ने अपनी पूरी सरकार को इंदिरा गांधी जी की चरणों में ले जाकर रख दिया और देवी इंदिरा को भक्त भजनलाल जी की भेंट बहुत पसंद आई और वो उनकी राजनीति की मुरीद हो गई। ये एक बहुत प्रैक्टिकल व्यवहारिक राजनीति थी दोस्तों। इससे न तो इंदिरा गांधी के सामने कोई नैतिक सवाल खड़ा हुआ और न ही चौधरी भजनलाल की आत्मा पर इसका कोई बोझ पड़ा। और कहते हैं कि जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आ रहे थे तो चौधरी भजनलाल दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में थे। इंदिरा गांधी की जबरदस्त वापसी से वो बहुत बेचैन हो गए थे। उनको लगा कि अब हरियाणा में उनकी सरकार कुछ दिनों की मेहमान है, क्योंकि इंदिरा गांधी दिल्ली के बगल में जनता पार्टी की सरकार को कैसे जिंदा रहने देंगी। हरियाणा के एक वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं और रिटायर्ड हैं और उनकी किताब का मैं अक्सर जिक्र भी करता हूं। उनकी किताब है माई इनकाउंटर्स विद थ्री लाल्स ऑफ हरियाणा। उसके लेखक हैं राम वर्मा जी। वो उस दिन का विवरण अपनी किताब में उन्होंने दिया है। उसमें उन्होंने लिखा है कि 1980 में जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आ रहे थे उस दिन वो मुख्यमंत्री भजनलाल के साथ हरियाणा भवन में थे। जनता पार्टी का सूखड़ा साफ हो गया था और इंदिरा गांधी जी ने देश में जबरदस्त वापसी की थी। इसके बाद चौधरी भजनलाल ने वर्मा जी से कहा कि ये तो बड़ा झमेला हो गया वर्मा जी, क्या करें। भजनलाल जी ने वर्मा जी से पूछा था कि क्या किया जाए, केंद्र में तो इंदिरा गांधी जी आ गई। तो वर्मा जी ने कहा कि आप जाकर श्रीमती गांधी जी को बधाई दीजिए। और इसके बाद उन्होंने ताजे गुलाब के फूलों का एक बड़ा सा गुलदस्ता मंगवाया और देश में इंदिरा गांधी जी को बधाई देने वाले सबसे पहले मुख्यमंत्रियों में से वो एक थे। 1995 में पत्रकार राजीव शुक्ला को रूबरू कार्यक्रम में दिए गए इंटरव्यू में राजीव शुक्ला के एक सवाल के जवाब में चौधरी भजनलाल ने कहा कि जब इंदिरा गांधी जी की मेजोरिटी आई तो मैं उनको बधाई देने गया था। ये यूट्यूब पर भी शायद इंटरव्यू पड़ा हुआ है। इंदिरा जी ने कहा कि भजनलाल जी अब आप अपने असली घर में वापसी कर लीजिए, लेकिन मेजोरिटी लेकर आना। मेजोरिटी लेकर अगर आप नहीं आए तो मैं आपका राज कायम नहीं रख पाऊंगी, फिर मुझे ये हरियाणा की असेंबली भंग करनी पड़ेगी। चौधरी भजनलाल ने उनसे कहा कि मैं मेजोरिटी लेकर आऊंगा और परसों ही आ रहा हूं, देरी का कोई सवाल ही नहीं है। और परसों ही अपने वादे के अनुसार चौधरी भजनलाल ने मेजोरिटी इंदिरा गांधी जी के सामने ले जाकर रखी। इंदिरा जी ने खुले दिल से उनका स्वागत किया और वो कांग्रेस में शामिल हो गए। राम वर्मा जी अपनी किताब में लिखते हैं कि चौधरी भजनलाल एक बड़े सूटकेस के साथ संजय गांधी से मिले। चौधरी भजनलाल जी को कहा गया था कि सूटकेस मेनका गांधी जी की मां के घर पहुंचाना है। इस घटना के बाद चौधरी भजनलाल ने अपने किसी साथी से यह भी कहा बताते हैं कि मुझे तो मालूम नहीं था कि नेहरू खानदान में पैसा भी चलता है, नहीं तो मैं कभी का राज ले लेता। हरियाणा को छोड़कर अन्य 9 राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र की सरकारें बर्खास्त की गई। अकेला हरियाणा ऐसा था जो इंदिरा गांधी जी की कहर से बच गया। और ये जो सूटकेस की कहानी दोस्तों, ये इस कहानी के जो किरदार हैं वो अब दुनिया में नहीं है, तो कोई कह नहीं सकता कि ये कितनी सच है कितनी झूठ है, लेकिन राजनीति में बातें चलती हैं। चौधरी भजनलाल की इस दल बदल कवायद ने उनकी जो जनता पार्टी के सभी घटकों और विधायकों का समर्थन मिला हो, ऐसा नहीं था। जनसंघ के जो विधायक थे वो उन्होंने दल बदल में शामिल होने से मना कर दिया था। भारतीय आर्य सभा के दोनों संत विधायक स्वामी अग्निवेश जी और स्वामी आदित्य वेश जी भी कांग्रेस में नहीं गए थे। समाजवादी घटक के कामरेड शंकरलाल और सुषमा स्वराज जी भी भजनलाल जी की भावी राजनीतिक यात्रा में शामिल नहीं हुए थे। 1977 में जिस कांग्रेस को 90 में से मात्र 3 सीटें मिली थी, जनाक्रोश ने उसको मटियामेट कर दिया था। उसी जनाक्रोश ने चौधरी भजनलाल ने कांग्रेस के कोल्ड स्टोर में रख दिया था। चौधरी भजनलाल रातों रात जनता पार्टी से कांग्रेस के मुख्यमंत्री हो गए और राजनीति में खुद ही 12 साल बाद जो आया राम गया राम का नया संस्करण था वो चौधरी भजनलाल को लॉन्च करने का श्रेय आप इसके लिए दे सकते हैं। जनवरी 1980 में 7वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुए तो जनता पार्टी के मुख्यमंत्री होते हुए
चौधरी भजनलाल ने इंदिरा गांधी और कांग्रेस को जमकर कोसा था। यह चुनाव जनता पार्टी ने बाबू जगजीवन राम के नेतृत्व में लड़ा था और हरियाणा में इस पार्टी के चुनाव प्रचार की जो कमान थी वो चौधरी भजनलाल और उनके मंत्रियों ने संभाली थी। कांग्रेस के चुनावी निशान हाथ को चौधरी भजनलाल खूनी पंजा अपनी जनसभाओं में बताया करते थे, लेकिन चुनाव के नतीजे आते ही खूनी पंजे ने दैवीय हाथ बनकर चौधरी भजनलाल की नौका को भी पार लगा दिया। करीब 3 साल बाद कांग्रेस में लौटे चौधरी भजनलाल को पार्टी के भीतर चुनौती देने वाला कोई कद्दावर नेता हरियाणा में मौजूद नहीं था। इसी बीच कांग्रेस से निष्कासित हुए चौधरी बंसीलाल जी की पार्टी में हालांकि वापसी हो गई थी और इसके बाद उन्होंने भिवानी से लोकसभा चुनाव जीतकर वो लोकसभा में पहुंच गए थे। लेकिन बदली परिस्थितियों में अब जो बंसीलाल जी थे वो अतीत की तरह इंदिरा गांधी जी के प्रिय और विश्वास पात्र नहीं रहे थे। इंदिरा गांधी की नजरों से अब चौधरी बंसीलाल उतार पर थे। मौके की नजाकत को भांपते हुए बंसीलाल जी लोकसभा में जो अपने सांसद के रूप में एक लो प्रोफाइल रूप से रहना उन्होंने ठीक समझा। विपक्ष में भजनलाल जी के सबसे बड़े शत्रु देवीलाल जी सोनीपत से लोकसभा का चुनाव जीत गए थे और चौधरी भजनलाल के रास्ते में कोई बड़ा कांटा अब हरियाणा में तो कम से कम नहीं था। राजनीति के जमीनी खिलाड़ी और भजनलाल से चित हुए चौधरी देवीलाल की जो नजरें थी अब 1982 के विधानसभा चुनाव पर टिकी थी। चौधरी देवीलाल को दिल्ली कभी रास नहीं आई। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष चौधरी चरण सिंह जी से यह आग्रह किया कि चौधरी साहब मुझे पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दो, मैं सूबे में पार्टी का आधार मजबूत कर दूंगा और हमारी सरकार बन जाएगी। लेकिन अब चौधरी चरण सिंह जी चौधरी देवीलाल के प्रति अपनी धारणाओं को बदल चुके थे और वो लगातार उनकी उपेक्षा करते जा रहे थे। वो ये भूल गए थे कि चौधरी देवीलाल ने उनका हमेशा साथ दिया है। तब चौधरी चरण सिंह डॉक्टर स्वरूप सिंह जी को हरियाणा में चौधरी देवीलाल के विकल्प के रूप में खड़ा कर रहे थे और वो चाहते थे कि अगले विधानसभा चुनाव के बाद यदि पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में आए तो डॉक्टर स्वरूप सिंह जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। डॉक्टर स्वरूप सिंह जी प्रतिष्ठित शिक्षाविद थे। चौधरी चरण सिंह के कहने पर ही चौधरी देवीलाल ने उनको 1978 में राज्यसभा भेजा था, लेकिन प्रैक्टिकल और जमीनी राजनीति से उनका अभी तक कोई सामना नहीं हुआ था। असल में हरियाणा में चौधरी देवीलाल का विकल्प डॉक्टर स्वरूप सिंह या कोई और कोई हो ही नहीं सकता था, क्योंकि जिस तरह की राजनीतिक संस्कृति चौधरी देवीलाल ने विकसित की थी उसमें देवीलाल जी के अलावा कोई और नेता सफल नहीं हो सकता। लेकिन चौधरी चरण सिंह जी तो चौधरी स्वरूप सिंह को प्रमोट करने में जुटे रहे और उन्होंने इस दौरान पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कभी मनीराम गोदारा जी को तो कभी कर्नल महासिंह को, कभी डॉक्टर स्वरूप सिंह को मौका दिया। लेकिन चौधरी चरण सिंह की पार्टी के ना तो हालात प्रदेश में सुधरे और न लोगों में कोई खास उत्साह पैदा हुआ। चौधरी देवीलाल को राज्य की राजनीति में अहम भूमिका से वंचित कर चौधरी चरण सिंह ने एक तरीके से चौधरी भजनलाल की राजनीतिक राहें आसान की थी। यदि आप 1989 से 82 के बीच में चौधरी देवीलाल के हाथों में कमान होती तो वो निश्चित रूप से चौधरी भजनलाल की नाक में दम रखते और इससे न केवल पार्टी का संगठन एक्टिव मोड में रहता बल्कि राज्य को एक मजबूत विपक्ष भी मिलता। 1982 के विधानसभा चुनाव में लोकदल के टिकटों का बंटवारा चौधरी देवीलाल और स्वरूप सिंह जी के बीच में हुआ। दोनों नेताओं को आधी आधी सीटें बांटने का अधिकार चौधरी चरण सिंह ने दिया और चुनाव में चूंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन था तो 24 सीटें भाजपा के हिस्से में गई। 65 सीटों पर लोकदल ने उम्मीदवार खड़े किए। उधर कांग्रेस में बंसीलाल जी भी जो थे अब धीरे धीरे से दोबारा से अपनी पकड़ बना रहे थे केंद्र में और उनको भी लगने लगा कि दांव खेलकर मुख्यमंत्री बना जा सकता है। कांग्रेस के अन्य बड़े नेताओं में शमशेर सिंह सुरजेवाला, युवा नेता वीरेंद्र सिंह डोमरखा जी उस समय के संभावित मुख्यमंत्रियों में से एक थे। सुरजेवाला जी इंदिरा गांधी जी के विश्वास पात्र थे। वे ऐसे कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने जनता पार्टी के शासनकाल में इंदिरा गांधी जी का साथ नहीं छोड़ा था और चौधरी वीरेंद्र सिंह चूंकि 1977 में पहली बार विधायक बने थे, लेकिन चौधरी छोटूराम के नाती होना उनकी दावेदारी के पक्ष में जा रहा था। कांग्रेस में दलित नेता चौधरी दलबीर सिंह जी, चौधरी चांदराम, ब्राह्मण नेता पंडित चिरंजीलाल शर्मा जी, सरदार हरपाल सिंह के भी छोटे मोटे गुट होते थे,
लेकिन चौधरी भजनलाल इस दौड़ में सबसे आगे थे, कोई उनके नजदीक भी नहीं था। संख्या की दृष्टि से बेहद प्रभावी प्रदेश का जाट समुदाय आमतौर पर कांग्रेस के खिलाफ रहता था और उसका रुझान देवीलाल जी की तरफ साफ दिखाई दे रहा था और नतीजों ने भी इसको साबित कर दिया। कांग्रेस 36 सीटें लेकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, लेकिन लोकदल भाजपा गठबंधन 37 सीटें 21 लोकदल की 6 भाजपा की हासिल करके कांग्रेस से एक पायदान आगे चले। सारा दारोमदार 16 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पर था जो विधायक बने थे और सरकार के गठन में उनकी भूमिका होनी थी, यानी कि जो निर्दलीय थे उनके 5 उंगलियां उनकी घी में थी। पहले से इस तर्क चौधरी देवीलाल और मंगल सेन जी ने सरकार बनाने के लिए जल्दी ही 46 विधायक जुटा लिए। असल में गठबंधन को 9 ही अतिरिक्त विधायकों की जरूरत थी और बिना कोई देरी किए चौधरी देवीलाल ने डॉक्टर मंगल सेन के साथ 22 मई 1982 को राज्यपाल तपासे से वो मिले और सरकार बनाने का दावा पेश किया। राज्यपाल तपासे ने उनसे कहा कि पार्टी के विधायकों ने अभी उन्हें विधायक दल का नेता नहीं चुना है, इसलिए पहले वे विधायक दल के नेता चुने जाएं और फिर 24 मई को आकर मुझसे मिलो, विधायकों की गिनती आप करा देना, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। चौधरी देवीलाल का मुख्यमंत्री बनना तय मानते हुए उनके जो समर्थक थे उन्होंने प्रदेश में उत्सवी माहौल पैदा कर दिया। बाद में चौधरी चरण सिंह पर भी यह आरोप लगा कि उन्होंने चौधरी देवीलाल के विधायक दल का नेता चुने जाने में रोड़ा अटकाया था और यदि चौधरी चरण सिंह चुनावी नतीजे घोषित होते ही चौधरी देवीलाल को नेता निर्वाचित करवा देते तो राज्यपाल को उनको शपथ दिलानी ही पड़ती। काफी हद तक आरोप सही भी है। चौधरी देवीलाल के सामने अब सबसे बड़ी समस्या जो शपथ ग्रहण था उस तक अपने विधायकों को चौधरी भजनलाल की तोड़फोड़ से बचाने की थी, क्योंकि चौधरी भजनलाल अभी भी मुख्यमंत्री थे और आर्थिक और अन्य संसाधनों के मामले में चौधरी देवीलाल से कहीं आगे बढ़ गए थे। चौधरी देवीलाल अपने 46 जो विधायक थे उनको हिमाचल प्रदेश के परमाणु ले गए। अगले दिन जब चौधरी देवीलाल और उनके साथी भावी सरकार के गठन की योजनाओं को अंतिम रूप दे रहे थे, तभी ऑल इंडिया रेडियो पर खबर आई कि चौधरी भजनलाल को हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिला दी गई है और उनको सदन में 30 जून तक बहुमत साबित करना है। चौधरी भजनलाल ने 23 मई को राज्यपाल को 41 विधायकों की सूची सौंपी थी, जिसमें 6 निर्दलीय विधायकों के नाम थे। रहीम खां जी नूहू से, शारदा रानी जी बल्लभगढ़ से, राजेंद्र सिंह मलिक कैलाना से, सरदार लक्ष्मण सिंह कालका से, लक्ष्मण दास अरोड़ा सिरसा से और कर्नल राम सिंह रेवाड़ी के नाम इस सूची में शामिल थे। राजनीति अब प्रदेश का नए रंग दिखाने को बिल्कुल तैयार थी। चौधरी भजनलाल ने मुख्यमंत्री बनाए जाने की खबर जो थी वो देवीलाल जी के लिए बहुत बड़ा वज्रपात थी। वो क्रोध से भर गए। वे राज्यपाल तपासे के इस सैद्धांतिक कदम से इतने खपा थे कि यदि तपासे उनके सामने उस दिन आ जाता तो चौधरी देवीलाल की जो पहलवानी का नमूना है वो तपासे जी को देखने को मिल जाता, जिसकी एक झलक अगले दिन तपासे को देखने को भी मिले। और तपासे का यह कदम निश्चित तौर पर चौधरी देवीलाल के साथ विश्वासघात तो था ही, साथ ही पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण भी था। इसमें चौधरी देवीलाल की कोई गलती नहीं थी। तपासे राज्यपाल वही काम करता है जो इंदिरा गांधी जी उस समय कह रही थी, वही काम वो कर रहे थे। राज्यपाल की जल्दबाजी से साफ था कि दिल्ली के प्रभाव में वो काम कर रहे थे। उनको न केवल चौधरी भजनलाल को शपथ दिलाई, बल्कि 27 मई को 19 अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाकर चौधरी भजनलाल जी की जो राह थी वो आसान कर दी। जिन मंत्रियों को शपथ दिलाई गई उनमें से एक लाल सिंह जी भी थे। ये चौधरी भजनलाल के निवर्तमान मंत्रिमंडल में डिप्टी मिनिस्टर थे और उनको कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था। 5 ऐसे लोगों को भी चौधरी भजनलाल की मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया गया जो कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़े थे। असल में हॉर्स ट्रेडिंग तो बहुमत सिद्ध करने से पहले ही हो चुकी थी और वह राज्यपाल की आंखों के सामने हुई थी, लेकिन वे आंखें देख सकें तो देखती ना। कहा तो यह भी जाता है कि चौधरी भजनलाल ने तपासे परिवार को मुंबई में इस कृपा के लिए एक बड़ा सा घर भी उपलब्ध करवाया था। चौधरी भजनलाल अपनी इस पूरी कवायद के दौरान इंदिरा जी और राजीव जी के सीधे संपर्क में रहे थे। 23 मई को उन्होंने इंदिरा गांधी जी से मंत्रणा भी की थी
और ये भी कहा जाता है कि इंदिरा गांधी जी ने तपासे को ये निर्देश दिए थे कि चौधरी भजनलाल को मुख्यमंत्री की शपथ आप दिलवाएं। भजनलाल जी दोपहर को इंदिरा गांधी जी के निवास जो सफदरजंग रोड 1 नंबर होता था उससे एयरपोर्ट के लिए निकले और वहां से हरियाणा सरकार के हेलीकॉप्टर से सीधे राजभवन को गए और वहां लगभग 1.25 घंटे तक उनकी तपासे जी से वार्ता हुई। बाहर निकलने पर उन्होंने पत्रकारों से कहा कि मैं 6:30 बजे शपथ लूंगा और तयशुदा समय पर शेरवानी और चूड़ीदार पजामे के परिधान में चौधरी भजनलाल जी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री की फिर से शपथ ले ली। उधर निराश और हताश चौधरी देवीलाल खेमे में यह तय हुआ कि सारे 46 विधायक राजभवन तक मार्च करेंगे और निर्धारित समय पर चौधरी देवीलाल ने सभी 46 विधायकों की मीडिया और जनता के सामने परेड करके भी दिखाई। बाद में चौधरी देवीलाल विधायकों के साथ राज्यपाल तपासे से जाकर मिले और इस मुलाकात में क्या कुछ हुआ उसकी चर्चा हरियाणा में जो राजनीतिक चासडू लोग हैं वो आज भी करते हैं और ये बात पूरे हरियाणा में सब लोगों ने सुनी होगी कि गुस्साए चौधरी देवीलाल ने तपासे को थप्पड़ भी मार दिया था। लेकिन सच ये है कि देवीलाल का मजबूत हाथ तपासे जी की ठोड़ी तक तो जरूर पहुंचा था, लेकिन साथ बैठे नेताओं की तत्परता ने इस अनहोनी को टाल दिया, नहीं तो तपासे जी थप्पड़ खा चुके होते। 25 जून को सदन में चौधरी भजनलाल ने बहुमत सिद्ध करना था, लेकिन जब तक 46 विधायक देवीलाल जी की कस्टडी में थे तब तक बहुमत सिद्ध कर पाना असंभव था। 25 जून को सदन में भजनलाल जी के बहुमत सिद्ध करने तक चौधरी देवीलाल को अपने विधायक संभाल कर रखने थे और हरियाणा में यह बहुत चुनौतीपूर्ण काम था। चौधरी देवीलाल ने हर संभव प्रयास किए कि उनके समर्थक विधायकों की संख्या ज्यों की त्यों बनी रहे, लेकिन लालची विधायकों के होते हुए यह संभव नहीं था। चौधरी देवीलाल ने फैसला लिया कि वे तपासे और चौधरी भजनलाल को जनता के सामने एक्सपोज करेंगे और इस मकसद से उन्होंने पहली जो रैली है वो चंडीगढ़ में की। चंडीगढ़ और दिल्ली के बीच चौधरी देवीलाल ने 4 जनसभाएं करके लोगों को अपने साथ विश्वासघात की कहानी सुनाई। इस यात्रा के दौरान ही कई विधायक मौका पाकर चौधरी देवीलाल के खेमे से निकल भागे। एक विधायक तो दिल्ली के होटल से ड्रेन की पाइप पकड़कर नीचे उतरे और भागे। इस 1 महीने में कई विधायक चौधरी भजनलाल ने चौधरी देवीलाल से तोड़े। कुछ एक विधायकों के भागने के किस्से तो हरियाणा में आज भी लोग याद करते हैं। कुछ किस्से मैं आपको सुनाता हूं। कालका के निर्दलीय विधायक होते थे लक्ष्मण सिंह जी। उन्होंने चौधरी देवीलाल को सबसे पहले गच्चा दिया था। उन्होंने सार्वजनिक रूप से भजनलाल जी को जमकर कोसा और देवीलाल जी के विधायकों का एक काफिला जब परमाणु से राजभवन परेड के लिए गया तो उसके बीच से लक्ष्मण सिंह जी गायब हो गए। चौधरी देवीलाल को उनके समर्थकों ने बताया कि लक्ष्मण सिंह को सुबह चुनाव अभियान के दौरान पिंजौर में हुई गोलीबारी के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शाम को पता चला कि लक्ष्मण सिंह जी ने तो चौधरी भजनलाल का साथ देने की सार्वजनिक घोषणा की है। लक्ष्मण सिंह जी 48 घंटे पहले चिल्ला कर कह रहे थे कि चौधरी भजनलाल ने मुझे दिल्ली से फोन करके पूछा कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। मैंने चौधरी भजनलाल से पूछा कि तुम बताओ तुम्हारी कीमत क्या है, और साथ ही साफ है कि दोस्तों लक्ष्मी अपनी जो चंचलता है वो दिखा चुकी थी। एक दूसरे सज्जन होते थे रेवाड़ी के विधायक कर्नल राव राम सिंह जी। राव राम सिंह जी 24 मई को चौधरी देवीलाल के साथ गवर्नर तपासे को उनकी करतूत के लिए धिक्कार रहे थे, लेकिन अगले ही दिन वे भी चौधरी भजनलाल के नागपास में बंध चुके थे। चौधरी देवीलाल अपने विधायकों के साथ जब चंडीगढ़ से चलकर सोनीपत पहुंचे तो कर्नल राव राम सिंह जी ने उनसे कहा कि विधायक लाल सिंह और अजमत खां भाग सकते हैं, बेहतर होगा कि इनको मेरी कस्टडी में सौंप दें। देवीलाल जी को कर्नल साहब की बात बिल्कुल ठीक लगी और उन्होंने इन दोनों विधायकों की जिम्मेदारी कर्नल राव राम सिंह जी को सौंप दी। अब कर्नल साहब ने अपनी कलाकारी वो दिखाई, उन दोनों विधायकों को साथ लेकर सीधे हरियाणा भवन पहुंचे और उनको चौधरी भजनलाल जी की तिजोरी में बंद करा दिया। यह भी कहा जाता है कि कर्नल राम सिंह को उठाने के लिए चौधरी देवीलाल और भजनलाल दोनों ही हरियाणा भवन में उनके कमरे में जबरदस्ती घुसकर अपनी अपनी तरफ खींचने लगे थे। एक हाथ चौधरी भजनलाल ने पकड़ रखा था, एक हाथ देवीलाल जी ने पकड़ रखा था, और दोनों के बीच फंसे कर्नल राव राम सिंह जी ने अपना जब रिवॉल्वर निकाला तब जाकर दोनों पीछे हटे थे।
इस घटना के बाद कर्नल ने कहा कि वह लोकदल भाजपा को समर्थन देने के अपने निर्णय पर पुनर्विचार करेंगे और मैं राजीव गांधी से मिलने जा रहा हूं। साफ हो चुका था कि कर्नल ने चौधरी देवीलाल जी से नाता तोड़ लिया था। कर्नल को इस बड़े काम का क्या इनाम मिला होगा, इसकी तो बस कल्पना की जा सकती है, क्योंकि चौधरी भजनलाल जी की एक खासियत थी कि वे माल का पूरा दाम देते थे और धंधे में, जो राजनीति एक पॉलिटिक्स एक धंधा है, उस धंधे को वो बहुत ईमानदारी से किया करते थे। जींद के विधायक बृजमोहन सिंगला जी का किस्सा भी बहुत रोचक है। हुआ यह था कि जब चौधरी देवीलाल अपने विधायकों के साथ दिल्ली के पोस्ट जो रंजीत होटल है उसमें ठहरे हुए थे, तो रात में सिंगला साहब होटल से ड्रेन की पाइप के जरिए नीचे उतरकर चले गए थे और सीधे भजनम शरणम गच्छामि हो गए थे। चौधरी भजनलाल जी ने 24 जून 1982 को जब सदन में बहुमत सिद्ध किया तो उनके समर्थक विधायकों की संख्या दोस्तों 57 थी और जाहिर था कि इस अंतराल में चौधरी भजनलाल 20 घोड़ों की ट्रेडिंग कर चुके थे। 1985 में तो यह संख्या 61 तक पहुंच गई। चौधरी देवीलाल समर्थक जोगेंद्र सिंह हुड्डा ने कई जगह पर तपासे का पीछा किया और जब 26 जनवरी 1983 को फरीदाबाद में गणतंत्र दिवस समारोह के ध्वजारोहण हो रहा था, उसकी मंच की तरफ तपासे जी बढ़ रहे थे, तो जोगेंद्र सिंह हुड्डा ने भीड़ से निकलकर राज्यपाल तपासे के मुंह पर कालिक पोंछ दी थी। पुलिस ने उसी समय उनको गिरफ्त में ले लिया और बेरहमी से पीटा था। जोगेंद्र पिटते पिटते भी चौधरी देवीलाल जिंदाबाद के नारे लगाता रहा। कैलाना के निर्दलीय विधायक राजेंद्र सिंह मलिक को भी अपने खेमे में लाने की जिम्मेदारी चौधरी देवीलाल ने रोहट हल्के के विधायक डॉक्टर भीम सिंह दहिया को सौंपी। शिक्षाविद दहिया जी ने मलिक साहब से मुलाकात की और उनको तत्काल उनकी हाँ हो गई, लेकिन शर्त रखी कि जैसे ही देवीलाल जी उनको 45 विधायक दिखा देंगे मैं उनके साथ आ जाऊंगा। मलिक साहब ने यह भी कहा कि भजनलाल का खेमा हो या देवीलाल का हो, वे 46वें विधायक होंगे, 45 तो 44वें नहीं। साफ था कि मलिक साहब भी उसी के साथ जाएंगे जिसकी 100% सरकार बननी होगी और जिस सरकार में उनका मंत्री पद पक्का होगा। इससे पहले कि डॉक्टर दहिया मलिक साहब की जो शर्त है वो देवीलाल जी को बता पाते, मलिक साहब चौधरी भजनलाल जी के साथ चले गए। दहिया साहब ने सोचा कि मलिक साहब ने हालात से निर्णय लिया, क्योंकि विधायकों की संख्या के बूते पर दहिया जी ये मानकर चल रहे थे कि सरकार देवीलाल जी की बनेगी, लेकिन मलिक साहब जैसे खिलाड़ी से चूक नहीं हुई। उनको बखूबी पता था कि इस खेल में जीत जो है वो चौधरी भजनलाल जी की होगी और वो हुआ भी। देवीलाल जी अपने विधायकों की निगरानी ठीक वैसे ही कर रहे थे जैसे कोई गडरिया अपनी भेड़ों की करता है, लेकिन जो गडरिया है उसको भेड़िए की अक्षमताओं का पता नहीं होता है। नारायणगढ़ के विधायक लाल सिंह और मुलाना के विधायक फूलचंद मुलाना जी को देवीलाल जी ने अपने हक में लिया हुआ था। दोनों की जो वाइफ थी, पत्नियां थी, उन्होंने अपने विधायक पतियों को देवीलाल के काबू से मुक्त कराने के लिए बहुत कोशिशें की और एक बार तो कहा जाता है कि लाल सिंह जी एक बार अपनी पत्नी के साथ सड़क भी गए थे, लेकिन देवीलाल जी फिर से उनको राजभवन के सामने खड़ी बस में चढ़ा ले गए। उनकी पत्नी बेचारी हाथ मसलती रह गई। 22 मई की बैठक से पहले चौधरी देवीलाल ने निर्दलीय विधायक जो थे, राम सिंह जो रादौर से जीते थे, रोशनलाल तिवारी जो कैथल से जीते थे, उनको भी काबू कर लिया था और देवीलाल जी को 2 और निर्दलीय विधायक जो थे, संपत सिंह जो भट्टू कला से जीते थे और हुकम सिंह जी सालाबाद से जीते थे, उनको भी साधना था। हालांकि ये मूलतः लोकदली थे, लेकिन पार्टी की उनको टिकट नहीं मिली थी तो वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे और जीते भी थे। उस चुनाव में कहते हैं कि चौधरी भजनलाल जी ने नरवाना, अंबाड़ा छावनी, रोहतक, यमुनानगर समेत कई जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे उनको फंडिंग दी थी और इंदिरा गांधी जी ने उस दौरान 23 जो चुनावी सभाएं थी वो की थी और 35 विधानसभा क्षेत्रों को उन्होंने कवर किया था। भिवानी जिले की एक सभा में जो जाट क्राउड था उसने मुख्यमंत्री भजनलाल को सुनने तक से मना कर दिया था और राजीव गांधी की सभा वो थी, राजीव गांधी खुद ये देख रहे थे, तो उन्होंने बाकी टूर में चौधरी भजनलाल को अपने साथ ही नहीं लिया था। सरदार हरपाल सिंह लोकदल समर्थित एक आजाद उम्मीदवार से कड़े मुकाबले में थे, लेकिन चौधरी भजनलाल ने उनकी कोई मदद नहीं की थी। विधायकों को जो साधना था, जो खेल था और जो साम दाम दंड का
प्रयोग जो चौधरी भजनलाल कर सकते थे, उसमें देवीलाल जी कहीं उनके पासे में भी नहीं खड़े होते थे, उनको बहुत पीछे उन्होंने छोड़ दिया था। चौधरी भजनलाल जी ने सरकारी मशीनरी का भी खूब इस्तेमाल उस दौरान किया था और कांग्रेस जो जे है उसकी टिकट पर चुने गए एक विधायक राव निहाल सिंह जी को देवीलाल जी ने अपने तेजाखेड़ा फार्म हाउस पर कड़े पहरे में रखा हुआ था उस दौरान। और इसी बीच जो राव निहाल सिंह जी हैं उनकी बेटी की शादी तय हो गई थी और वो देवीलाल जी से छुट्टी लेकर अपने घर गए थे। और जो देवीलाल जी थे उनको डर तो था ही, वो बिना निमंत्रण के भी चौधरी निहाल सिंह जो राव निहाल सिंह जी थे उनके घर शादी में पहुंच गए। और देवीलाल जी ये देखकर वहां हैरान हो गए कि वहां चौधरी भजनलाल भी बिना बुलावे के ही शादी में आ खड़े हुए थे। गयालाल जी को पराजित करने वाले लोकदल के विधायक गिरिराज किशोर के बीमार चल रहे चाचा की मौत भी इस दौरान हो गई, तो वो भी तेजाखेड़ा से अपने घर गए। देवीलाल जी ने गिरिराज जी के साथ बाकायदा अपने जो गनमैन है वो भेजे, लेकिन भजनलाल जी ने पहले ही अपनी शोक संवेदनाएं वहां भिजवा दी थी। और इतना ही नहीं, भजनलाल जी ने गिरिराज किशोर के चाचा के जो अंतिम संस्कार है उसमें पूरी तत्परता से वहां पर अपनी ड्यूटी दी। और तेजाखेड़ा में 3-4 विधायकों के जो परिवारजन हैं वो रोजाना मिलने आया करते थे और ये जो परिजन थे यही अपने जो विधायक थे काका ताऊ माता पिता इनको बताते थे कि आज भजनलाल जी के कैंप से क्या ऑफर आई है। और भजनलाल जी राजकीय जो गुप्तचर तंत्र के जरिए चौधरी देवीलाल के विधायकों पे पल पल नजर रखा करते थे। और इस तरह से चौधरी भजनलाल जो थे वो हरियाणा की राजनीति के चाणक्य बने। लेकिन चौधरी देवीलाल ने इसके बाद न्याय युद्ध का एक ऐसा तूफान हरियाणा में खड़ा किया जिसके सामने चौधरी भजनलाल की सत्ता डगमगाने लगी। उनका जो सियासी जहाज था वो डामाडोल होने लगा। और इसी दौरान कांग्रेस ने फिर 1 साल के लिए चौधरी बंसीलाल को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाकर भेजा। उस 1 साल में क्या कुछ हरियाणा की राजनीति में और खासकर न्याय युद्ध की क्या कहानी है वो कल हम जानेंगे दोस्तों। ये थी चौधरी भजनलाल की सियासी जिंदगी के बारे में कुछ बातें। जैसे जैसे समय आगे चलता जाएगा उसी दौर की राजनीतिक बातें हम 3 बजे राजनीति की बातों में करते रहेंगे दोस्तों। आप अपने सुझाव जरूर दें। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं। शुक्रिया, नमस्कार।